कक्षा 10 के लिए बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी कर दिया है, जो आपके बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए है। माध्यमिक परीक्षा 2025 यानी 10वीं कक्षा के लिए मॉडल पेपर जारी कर दिए हैं बोर्ड ने। तो सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2025 का ये नमूना प्रश्न पत्र है, मॉडल पेपर है। और आज हम यहाँ हिंदी विषय का मॉडल पेपर देखने वाले हैं कि हिंदी विषय का मॉडल पेपर कैसा आएगा। इस मॉडल पेपर का हम सॉल्यूशन करेंगे। 3.25 घंटे का आपके टाइम रहेगा। 80 नंबर का पेपर होगा। कुछ निर्देश हैं, नामांक आपको लिखने हैं, सभी प्रश्न हल करने हैं और जो प्रश्नों के उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। जिनके आंतरिक खंड है उनके उत्तर एक साथ लिखने हैं और रोल नंबर लिख करके प्रश्न का उत्तर लिखने से पहले प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखना। खंड ए में देखिए, सबसे पहले एबेसदे वाले प्रश्न है, बहुविकल्पात्मक प्रश्न है ये। पहला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित संज्ञा शब्दों में व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण। व्यक्तिवाचक संज्ञा पूछी है तो मित्रता है, लड़का, पर्वत, हिमालय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिमालय। ये लड़का तो हो गया आपके जातिवाचक, पर्वत भी हो गया जातिवाचक, मित्रता हो गया भाववाचक और हिमालय हो गया व्यक्तिवाचक। तो सही उत्तर हो जाएगा आपके हिमालय। मानसिक शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो मानसिक शब्द में इक प्रत्यय है, सिक है, क है, इक है। मानसिक में इक प्रत्यय है, ब वाला ऑप्शन सही है। निम्नलिखित शब्दों में से यण संधि का उदाहरण पूछा। महर्षि है, नायक है, सदैव है, स्वच्छ। तो सही उत्तर है यण संधि का उदाहरण स्वच्छ है। नायक में अयादि संधि है, महर्षि में गुण संधि है, सदैव में वृद्धि संधि है। शताब्दी शब्द में समास का प्रकार है, द्विगु है, द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधारय। पहला पद इसमें संख्यावाची आ रहा है और संख्यावाची पद जो है कौन से समास में आता है? द्विगु समास में। ए वाला ऑप्शन इसमें सही है। तत्पुरुष में कारक की विभक्तियों का लोप होता है, द्वंद्व में और शब्द आता है और कर्मधारय में जो विशेषण विशेष्य होता है ये कर्मधारय समास होता है। नेताजी का चश्मा पाठ में नेताजी की मूर्ति बनाने वाले का क्या नाम था? मास्टर हीरालाल, मोतीलाल, नंदलाल या मदनलाल। तो जिसने ये मूर्ति बनाई थी वो मास्टर मोतीलाल थे। ब वाला ऑप्शन सही है। झूठा सच नामक उपन्यास के लेखक कौन है? यशपाल है, रामवृक्ष बेनीपुरी, मनु भंडारी, यतेंद्र मिश्र। तो ये झूठा सच उपन्यास है वो यशपाल का है। ए वाला सही है। मनु भंडारी के साहित्य का दायरा बढ़ाने में सबसे ज्यादा योगदान किसका रहा? उनके पिता का, डॉक्टर अंबालाल का, शीला अग्रवाल का, राजेंद्र वर्मा का। तो उनकी जो अध्यापिका थी शीला अग्रवाल, उसका योगदान सबसे ज्यादा रहा है। शहनाई किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? ये फूंक दे करके बजाया जाता है। तो तत्वाद्य, अवनद्य, सुशिर या घनवाद्य। तो ये सुशिर वाद्य है, जिनको फूंक दे करके बजाया जाता है वो सुशिर वाद्य होते हैं। वात्सल्य रस के श्रेष्ठ कवि कौन है? तुलसी, सूरदास, रहीम, देव। सूरदास वात्सल्य रस के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये वात्सल्य रस का कोना कोना झांक करके आए हैं और बाद के कवियों के लिए ये झूठन मात्र रह गई। अगर बाद के कवियों ने वात्सल्य का वर्णन किया है तो सूरदास की झूठन मात्र है। 10वां प्रश्न कह रहा है नाथ शंभु धनु बंजी ने हारा, होई को एक दास तुम्हारा। इस काव्य पंक्ति में किसकी ओर संकेत किया? अर्थात दास किसको बताया? दास बताया राम को। लक्ष्मण क्या कह रहे हैं परशुराम से कि जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वो कोई तुम्हारा एक दास होगा। तो दास यहाँ राम को, लक्ष्मण को, भरत को, शत्रुघ्न को किसको कहा? तो राम को कहा है। ए वाला ऑप्शन सही है। कामायनी की रचयिता कौन है? नीरालायक, नागार्जुन, मंगलेश डबराल, जयशंकर प्रसाद। कामायनी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है।
यह दंतुरित मुस्कान कविता का केंद्रीय पात्र कौन है? स्वयं लेखक है, माता, बच्चा, वृद्ध? तो बच्चे की दंतुरित मुस्कान है, स वाला ऑप्शन सही। बच्चा केंद्रीय पात्र है। माता का अंचल पाठ में लेखक के पिता लेखक को किस नाम से पुकारते थे? भोलानाथ, शिवनाथ, गोरखनाथ, दरिद्र नारायण? तो भोलानाथ कहते थे, ए वाला ऑप्शन सही है। साना साना हाथ जोड़ी पाठ में यात्रा से लौटते समय जितेन ने किनके फुटप्रिंट की जानकारी दी? गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु रामदास? तो गुरु नानक के फुटप्रिंट की जानकारी दी। पैरों के निशान, फुटप्रिंट का क्या मतलब हो गया? पैरों के निशान। हिरोशिमा की घटना पर आधारित पाठ का नाम क्या है? परमाणु। मैं कैसे लिखता हूं, मैं क्यों लिखा, मैंने क्यों लिखा और मैं क्यों लिखता हूं? तो पाठ का नाम है मैं क्यों लिखता हूं। किसका पाठ है ये? अज्ञेय का। अब 4 रिक्त स्थान है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए करता है उसे कौन सा सर्वनाम कहते हैं? उसे कहते हैं निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इस गेंद को मत फेंको, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो यहाँ ये इस शब्द में विशेषण पूछा, तो ये सर्वनाम का भी काम कर रहा है, इसलिए यहाँ सार्वनामिक या फिर संकेतवाचक, दोनों ही नाम हो सकते हैं, या तो सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण है। ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? उसे या तो आप अव्यय कह दीजिए या फिर अविकारी शब्द कह दीजिए, या तो अव्यय कह दीजिए या अविकारी शब्द कह दीजिए। संयोग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? संयोग शब्द में सम उपसर्ग है, समधन योग। फिर ये एक अपठित गद्यांश दिया है जिसको पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देना है। अगर 3-4 बार इस अपठित गद्यांश को पढ़ेंगे। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? इसका उचित शीर्षक है भय। भय मनोविकार। भय को परिभाषित कीजिए। भय की परिभाषा देनी है तो किसी आती हुई आपदा की भावना या दुख के कारण के साक्षात्कार से जो एक प्रकार का आवेगपूर्ण अथवा स्तंभकारक मनोविकार होता है उसी को भय कहते हैं। ये भय की परिभाषा हो गई। दूसरा यहां से हो जाएगा यहां तक। फिर कह रहा है, देखिए, दुख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए कौन आकुल करता है? तो क्रोध। इसका उत्तर हो जाएगा क्रोध। आया है उपन्यास में, उपन्यास क्या गद्यांश में आया कि क्रोध दुख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए आकुल करता है। गद्यांश में से विपत्ति शब्द का पर्यायवाची, विपत्ति शब्द का पर्यायवाची मिलता जुलता आपदा। क्रोध कब प्रकट होता है? यहाँ देखिए, क्रोध प्रकट होने की बात की है कि यदि दुख का कारण चेतन होगा और यह समझा जाएगा कि उसने जानबूझकर दुख पहुंचाया तभी क्रोध होगा। और भय के लिए क्या जरूरी है? भय के लिए कारण का निर्दिष्ट होना जरूरी है। भय के लिए कारण का निर्दिष्ट होना जरूरी नहीं, इतना भर मालूम होना चाहिए कि दुख या हानि पहुंचेगी। ये भय के लिए क्या जरूरी नहीं है? तो कारण का निर्दिष्ट होना जरूरी नहीं है। एक और अपठित पद्यांश देखिए। इस अपठित पद्यांश को भी 3-4 बार पढ़ लेना है और फिर उत्तर निकालना है कि उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक है आत्मपरिचय। उचित शीर्षक है इसका आत्मपरिचय। उपयुक्त पद्यांश में रेखांकित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। रेखांकित पंक्तियां ये देखिए कि मैं जग जीवन का बाढ़ लिए फिरता हूं, तो सांसारिक, कवि कह रहा है कि मैं सांसारिक जिम्मेदारियों को
निभाते हुए संसार को प्रेम और मस्ती का संदेश देता हूं। ये इन पंक्तियों का अर्थ हो जाएगा। काव्यांश में कवि किसका पान करता है, ये शब्द है, देखिए स्नेह सुरा का पान करता है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। जग किसको पूछता है, जग उसको पूछ रहा है जो जग की गाते हैं, जो स्वार्थी लोग होते हैं और जो हाँ में हाँ मिलाते हैं, चापलूसी करते हैं। जग उनको पूछता है। उपयुक्त पद्यांश की मूल संवेदना लिखिए। इसमें कवि अपना स्वयं का परिचय दे रहा है और वो अपने आप को दीवाना मान रहा है, प्रेम का संदेश देने वाला मान रहा है। कवि किसका गान करता है, कवि अपने मन का गान किया करता है। तो यहां अपने मन का गान करता है, ये उत्तर हो जाएगा इसका। खंड ब में देखिए, ये प्रश्न है जो आपको अपने पाठ्य पुस्तक में से तैयार करने हैं। और 11वां प्रश्न आपके व्याकरण का है कि आंखें मूंदना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जानबूझकर अनदेखी करना, यानी विपत्ति में सभी मित्र आंखें मूंद लेते हैं। फिर पठित गद्यांश है, इसको पढ़ करके उत्तर देना है। उपयुक्त गद्यांश में कहाँ का दृश्य प्रस्तुत किया गया है, तो यहां देखिए, यहां रेलवे स्टेशन का, कहाँ का दृश्य है, रेलवे स्टेशन का। लेखक ने डिब्बे को लेकर क्या अनुमान लगाया था, लेखक डिब्बे को खाली समझकर दौड़ करके उसमें चढ़ गया। अनुमान लगाया था कि डिब्बा खाली होगा, लेकिन वो खाली नहीं था, वहां कोई ना कोई आदमी था। डिब्बे में बैठे सज्जन की आंखों में असंतोष क्यों दिखाई दिया, तो यहां पर इसका उत्तर हो जाएगा। तो जब जैसे ही लेखक डिब्बे के अंदर चला जाता है तो सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न पड़ने के कारण असंतोष दिखाई दिया, यानी उसका जो एकांत है वो भंग हो गया। डिब्बे की बर्थ पर कौन बैठा हुआ था, तो डिब्बे की बर्थ पर देखिए लखनऊ के नवाबी नस्ल के एक सज्जन बैठे थे। तो लखनऊ के सज्जन बैठे थे एक बर्थ पर। इसके अथवा में भी प्रश्न है, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष कब देखा गया, जिस दिन उसका बेटा मरा। जिस दिन बेटे की मृत्यु हुई उस दिन ये चरम उत्कर्ष देखा गया। बाल गोविंद भगत अपने बेटे के प्रति अधिक लगाव क्यों रखते थे, क्योंकि उनका बेटा कुछ सुस्त और बोधा सा था, इस कारण वो ज्यादा लगाव उनको देते थे। भगत की पतोहू की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। जो पतोहू थी बड़ी ही सुभग और सुशील थी, ये उसकी विशेषताएं हैं। किस खबर ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा, जो मौत की खबर थी, बेटे की मौत की खबर थी, उसने सबका ध्यान खींचा। पठित पद्यांश देखिए, ये
पद्यांश पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देना। काव्यांश में कवि ने महाभट्ट किसे कहा है? परशुराम को। महाभट्ट किसे कहा? परशुराम को। यहाँ कुमड़ बत्तियां को नाई से क्या आशय है? यानी छुई मुई का जो पौधा होता है, छुई मुई का पौधा, यहाँ राम और लक्ष्मण के लिए आया है कि लक्ष्मण ये कह रहे हैं कि हम भी कोई छुई मुई का पौधा नहीं है कि आप अंगुली दिखाओगे और हम मुरझा जाएंगे। रघुकुल में किन पर अपनी वीरता नहीं दिखाई जाती? सुर, महिषुर, हरिजन और गाय। यानी सुर यानी देवता, ब्राह्मण, हरिजन और गाय पर। उपयुक्त काव्यांश में किन किन के मध्य संवाद है? लक्ष्मण और परशुराम। लक्ष्मण और परशुराम के बीच संवाद है। अथवा में ये फसल वाला है। कवि के अनुसार फसल क्या है? तो कवि के अनुसार फसल देखिए, नदियों के पानी का जादू है। क्या है? नदियों के पानी का जादू है। हाथ के स्पर्श की महिमा है। उपयुक्त काव्यांश में किन मानवीय मूल्यों की ओर संकेत किया गया है? जो मेहनत है, परिश्रम, उसकी ओर संकेत किया गया है। फसल किसका रूपांतर है? यहाँ आया देखिए, सूरज की किरणों का रूपांतर है। फसल सूरज की किरणों का रूपांतर है। फसल को किसका संकोच बताया है? फसल को हवा की थिरकन का संकोच बताया है। यहाँ से प्रश्न उत्तर है देखिए, तो इन प्रश्नों को आपको तैयार करना है। और ये निबंध है, भारत में षड ऋतुओं का प्रभाव, विद्यार्थी जीवन भावी जीवन का आधार, राजस्थान की ऐतिहासिक धरोहर, यदि मैं प्रधानाचार्य होता। और ये एक प्रार्थना पत्र आया है जिसमें आपको खेल सप्ताह आयोजन के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना है, या फिर आप एक पत्र लिखेंगे अपने पिताजी को, बोर्ड परीक्षा की तैयारी और टाइम मैनेजमेंट के बारे में उनको बताएंगे। और एक विज्ञापन आया नगर पालिका उधमगढ़ की ओर से स्वच्छता जागरूकता हेतु, या फिर आपको एक प्रदर्शनी लगानी है ग्रीष्मावकाश में, स्काउट्स एंड गाइड द्वारा कौशल विकास शिविर में बनाई गई सामग्री की प्रदर्शनी। ये हिंदी का मॉडल पेपर है। एक बार इसके अंक जरूर देख लेते हैं ऊपर। देखिए, ज्ञान के 18 अंक के प्रश्न आएंगे 22.5%, अवबोध के 31 नंबर के प्रश्न आएंगे 38.75%, ज्ञानोपयोग के 14 नंबर के प्रश्न आएंगे 17.5%, कौशल के 12 नंबर के प्रश्न आएंगे 15%, विश्लेषण के 5 नंबर के प्रश्न आएंगे 6.25%, और कुल 80 अंक का पेपर हो जाएगा। अगर अपन प्रश्नवार देखें अंकवार, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न 15 होंगे, 15 नंबर के होंगे। रिक्त स्थान 4 होंगे, 4 नंबर के होंगे। अति लघुतरात्मक 20 होंगे, 20 नंबर के होंगे। लघुतरात्मक 7 होंगे, 14 नंबर के होंगे। दीर्घ उत्तरीय 3 होंगे, 9 नंबर के होंगे। निबंधात्मक 4 होंगे, 18 नंबर के होंगे। ऐसे कुल 80 नंबर का पेपर ये बन जाएगा। इसका टाइम मैनेजमेंट भी आप कर लें, पेपर छूटेगा नहीं। वस्तुनिष्ठ को आपको 25 मिनट का टाइम देना, रिक्त स्थान को 10 मिनट का, अति लघुतरात्मक को 50 मिनट का, लघुतरात्मक को 40 मिनट का, दीर्घ उत्तरीय 40 मिनट का और निबंधात्मक 30 मिनट का। आप 195 मिनट में आप ये कर पाएंगे। और आपके टाइम 3 घंटे के हिसाब से 180 मिनट ये और 15 ये, तो लगभग 195 मिनट ही आपके बनते हैं, तो ये मैनेजमेंट हो जाएगा। विषय वस्तुवार अंकवार देख लो। क्षितिज गद्य आएगी आपके 18 नंबर की, पद्य आएगी आपके 15 नंबर की, कृतिका 11 नंबर की, व्यावहारिक व्याकरण 10 नंबर की, रचना पत्र 4 नंबर, निबंध 6 नंबर, विज्ञापन 4 नंबर, अपठित गद्य 6 नंबर, अपठित पद्य 6 नंबर। ये आपके टोटल 80 नंबर हो जाएगा। और कवि लेखक परिचय के 3 अंक क्षितिज गद्य में जोड़े गए हैं। तो इस प्रकार आप तैयारी करें।
ये ब्लूप्रिंट है। क्षितिज गद्य में से दीर्घ उत्तरात्मक, बहुविकल्पात्मक, अति लघु उत्तरात्मक, ये अलग अलग ये ज्ञान के हैं, अवबोध के हैं, ज्ञान उपयोग के हैं, कौशल के हैं, विश्लेषण के हैं। जो ऊपर बताएं वही है, इनका अच्छी तरह आप विश्लेषण कर लें और उसी हिसाब से तैयारी करें।